रावण सबके मन में है, राम अब भी वन में है। लोग जब कहते हैं ना कि जिंदगी में टाइम नहीं है, तो टाइम तो है, निकालना पड़ता है। बिल्कुल। तो माय कॉन्सेप्ट वाज एटसेट्रा इज नॉट एटसेट्रा, इट इज एवरीथिंग काउंट्स। एंड इत्यादि को लोग हिंदी में ना एक ऐसे शब्द सुनकर पीछे पटक देते हैं, पर इत्यादि की अगर आप संधि विच्छेद करो तो इट इज इति प्लस आदि, के इति अंत लेकिन आदि अनंत। तो दो एकदम पोलर ऑपोजिट्स का यूनियन। एक मन की किताब मिल जाए, वो जिंदगी निकालने के लिए काफी है। जब मैं शायद 11वीं में थी तब मैंने एक किताब पढ़ी थी, एटलस श्रग्ड। उसका प्रिंट इतना छोटा है, किताब इतनी मोटी है, 1000 से ऊपर पन्नों की है। शुरू होती है एक लाइन से, हु इज जॉन गॉल्ट, हु इज द सेंट्रल थीम कैरेक्टर ऑफ द बुक। लेकिन वो कैरेक्टर आता है 70% बुक खत्म होने के बाद। और आइडिया उस बुक का ये है कि एटलस है ना, उसने सारी दुनिया को अपने कंधे पर पकड़ा हुआ है और उसको पसीना आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा है। तो उसको उसके पिताजी जूस कहते हैं, क्यों खड़ा है? उसने कहा क्योंकि हिला तो दुनिया थिरक जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, सब कुछ मर जाएगा। This is but why? This is because I can't. This is but you can. Just shrug. तो एटलस श्रग्ड के। और जब बाकी के लोग गर्मियों की छुट्टियों के बाद बोलते थे हम गोवा गए थे, हम लोनावला गए थे, हम शिमला गए थे, हम कहते थे हम चंपकवन गए थे। बट सो वहाँ से फर्स्ट जिसको कहते हैं एक्सपोजर टू एनी काइंड ऑफ लिटरेचर। अशोक चक्रधर जी ना हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं और उनकी कविताओं को मैं बहुत पहले से बहुत पसंद करती हूँ। एक रात वो एक्चुअली हमारे घर डिनर के लिए आए और उस रात मैं घर में नहीं थी। मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई थी। तो उन्होंने उस दिन बहुत सारी कविताएं पढ़ी। तो एज ए पनिशमेंट मैंने उनको कहा कि आपने मेरी एब्सेंस में वो सब कविताएं पढ़ी, तो आपको मेरे को एक कविता मुझे सुनानी पड़ेगी। माँ तू कुछ रूठी सी है, नाराज है आज। माँ आ भी जा, आ सिर पर रखते फिर वही हाथ। आ ना माँ फिर रसोई में, उस पुरानी दुनिया खोई में, जहाँ चूल्हा अभी गर्म था, पराठा आलू का भी नर्म नर्म था। तेल में तिल मिलाता था हींग और जीरा, खाते थे हम ताज़ा कटा प्याज और खीरा। आजा ना माँ तेरी याद आई है, दिन सूना बिन तेरे रात गहराई है। शाला में आप सभी का स्वागत है। चूंकि हमारा प्रयास रहता है कि जो भी कहानियां, कविताएं, किताबें प्रकाशित हों या लोगों तक पहुंचे, वो किताबें, कहानियां या कविताएं किस तरीके से बनी है, उनको गढ़ने में क्या प्रक्रिया रही है, जिन्होंने लिखा है उनकी क्या कहानी है, उस किताब की क्या कहानी है, हम आप तक पहुंचा पाए। तो आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ है डॉक्टर निधि धवन, जिन्होंने किताब लिखी है इत्यादि। मैम बहुत बहुत स्वागत है कविशाला में आपका। थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। शुरुआत जैसा मैंने बताया आपको कि हम प्रयास करते हैं टॉकिंग बुक्स में कि जो लेखक की कहानी है या किताब के पीछे की कहानी है, क्योंकि किताब लिखने की एक प्रक्रिया होती है, सालों महीनों लगते हैं उसमें। उस प्रक्रिया में और किताब में जाने से पहले मैं आपकी यात्रा समझना चाहता हूँ कि आपको, चूंकि आपका एक प्रोफेशन बिल्कुल डिफरेंट है ना, आपको हिंदी कविताओं में आपका रुझान किस तरीके से आया, आपकी लिटरेरी जर्नी कैसे शुरू हुई? अगर मैं ये बताऊं कि मेरे को सबसे पहले कौन सी हिंदी कविता अच्छी लगी, तो माँ के है कहानी, मैथिली शरण गुप्त की शायद। और वहां से शायद पुष्प की अभिलाषा। ये 2-3 कविताएं पढ़ी थी जब हम शायद 3rd, 4th, 5th में रहे होंगे। पर ये कविताएं आज भी हमारे साथ हैं। और चलते चलते प्रोफेशनल कह लो, सारी किताबें इंग्लिश में होती हैं, टेक्स्ट बुक्स इंग्लिश में होती हैं,
तो हम लोग थोड़ा सा अंग्रेजी की तरफ मुड़ गए। लेकिन हिंदी फिर भी एक दिल को छूती हुई भाषा है। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो आ जाता था। और लिखने की आदत मेरी पुरानी रही है। तो 2 नॉवेल्स पब्लिश करने के बाद पब्लिशर ने कहा कि अब मैम कुछ हिंदी में हो जाए। और मैंने कहा हिंदी शायद ना हो पाए। उसने कहा हो जाएगा। सो इस किताब की शुरुआत कुछ 1.5 साल पहले उस चैलेंज से हुई कि चलिए हिंदी में लिखते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा आगे आपसे उन 2 जो नॉवेल्स आपने लिखे हैं उसके बारे में थोड़ा समझना चाहूँगा कि क्या है, क्या कहानी है, संक्षिप्त में अगर वो बता पाएँ। साथ में किताब का नाम बहुत प्यारा है, इत्यादि। तो मैं इसका कारण कि जो नाम है और कवर, इसकी क्या कहानी है, क्या बोलते हैं? मैं बहुत पहले से बहुत सारे काम करती हूँ। इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि जिंदगी में इतना कुछ है करने वाला और टाइम बहुत कम है। तो जब लोग चीज़ों को ख़त्म करते हैं वहाँ से मेरी चीज़ें शुरू होती हैं। सो आई रीड अ लॉट, आई राइट अ लॉट एंड आई हैव डन बॉन्साई। मैंने कुकिंग किया, मैंने मेडिटेशन किया, रेकी किया, लैंडमार्क किया, सिल्वा किया। तो मुझे लगता था कि लोग जब कहते हैं ना कि जिंदगी में टाइम नहीं है, तो टाइम तो है, निकालना पड़ता है। बिल्कुल। तो माय कॉन्सेप्ट वाज एटसेट्रा इज नॉट एटसेट्रा, इट इज एवरीथिंग काउंट्स। एंड इत्यादि को लोग हिंदी में ना एक ऐसे शब्द सुनकर पीछे पटक देते हैं, पर इत्यादि की अगर आप संधि विच्छेद करो तो इट इज इति प्लस आदि। के इति अंत, लेकिन आदि अनंत। तो 2 एकदम पोलर ऑपोजिट्स का यूनियन। सो वहाँ मुझे लगा कि इत्यादि मेरी लाइफ का थीम है कि अंत कभी नहीं होता, अंत के आगे भी इन्फिनिटी है, आदि है। इंटरेस्टिंग कहानी है। आपने भी जिक्र किया, आपने रेकी करी, आई थिंक आप हीलिंग में अपनी प्रक्रिया में देखी होगी, सुना होगा। अच्छा, कविताओं की अगर बात करें, लाइफ में या जिंदगी की किसी भी इमोशन को हील करने में, दुख है, परेशानियां हैं, उनको हील करने में कविताएं, कहानियां या किसी भी तरीके का साहित्य कितना हेल्पफुल होता है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो अगर आपको एक मन की किताब मिल जाए, वो जिंदगी निकालने के लिए काफ़ी है। जब मैं शायद 11वीं में थी तब मैंने एक किताब पढ़ी थी, एटलस श्रग्ड। उसका प्रिंट इतना छोटा है, किताब इतनी मोटी है, 1000 से ऊपर पन्नों की है। शुरू होती है एक लाइन से, हु इज जॉन गॉल्ट, हु इज द सेंट्रल थीम कैरेक्टर ऑफ द बुक। लेकिन वो कैरेक्टर आता है 70% बुक खत्म होने के बाद। और आइडिया उस बुक का ये है कि एटलस है ना, उसने सारी दुनिया को अपने कंधे पर पकड़ा हुआ है और उसको पसीना आ रहा है, सिर दर्द हो रहा है, नहीं पकड़ा जा रहा है, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा है। तो उसको उसके पिताजी जूस कहते हैं, क्यों खड़ा है? उसने कहा क्योंकि हिला तो दुनिया थिरक जाएगी, अर्थक्वेक आ जाएगा, सब कुछ मर जाएगा। He says, but why? He says, because I can't. He says, but you can. Just shrug. तो एटलस श्रग्ड के आप जितना कर सकते हैं वो काफी है, लेकिन उससे कम करना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो दैट बुक आई हैव रेड आई थिंक अबाउट 39-40 टाइम्स। और ये मैंने पूरी किताब 39-40 टाइम्स पढ़ी है, लेकिन पार्ट्स में तो कितनी बार पढ़ी है मैं आपको बता ही नहीं सकती। हर बार जब कुछ ऐसा होता है ना, जैसे आप कहते हैं इमोशनल, डिफिकल्ट, समटाइम्स हैप्पी, तो वो किताब एक मेरा गो टू बुक होती है। उसमें कोई ना कोई सेंटेंस, कोई ना कोई इमोशन, कोई ना कोई लकीर ऐसी है जो मुझे वापस हील करते हैं।
मैम अच्छा, मैं अगर साहित्य की बात करूं, लिटरेचर की बात करूं, किताब में हम इसके बाद आएंगे। अ, आपका पहला कनेक्ट पॉइंट क्या था कि आपका लिटरेचर से पहला इंट्रोडक्शन किस तरीके से हुआ? किसी भी लैंग्वेज का लिटरेचर हो सकता है। बहुत इंटरेस्टिंग, हाँ। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग। जब हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ में थे तब हमारे घर में चंपक और नंदन आया करती थी, और माय फादर अपने ब्रीफ केस में उठा के ले जाते थे। ओके। अब अगर मैं देखूं कोई 35-40 साल का आदमी चंपक और नंदन तो नहीं पढ़ता होगा, लेकिन वो लेकर इसलिए जाते थे कि हमारे को पीछे से ढूंढनी पड़े, और जब वो वापस आए तो उनका ब्रीफ केस खोल के हम चंपक और नंदन निकाल के झगड़ा करके उनसे कि आप क्यों ले गए थे, पढ़े, हमारा इंटरेस्ट जगाने के लिए। बचपन में हमने बहुत ज्यादा सैर सपाटा नहीं किया, हम बहुत ऑर्डिनरी मिडिल क्लास फैमिली से थे। और जब बाकी के लोग गर्मियों की छुट्टियों के बाद बोलते थे हम गोवा गए थे, हम लोनावला गए थे, हम शिमला गए थे, हम कहते थे हम चंपक वन गए थे। बट सो वहाँ से फर्स्ट जिसको कहते हैं एक्सपोजर टू एनी काइंड ऑफ लिटरेचर। फिर उसके बाद बुक्स आई, कमांडो नॉवेल्स। हमारा ये होता था कि गर्मियों की छुट्टियों में हम रोज सुबह सैर करने जाते थे, जब वापस आते थे तो अगर हमने कोई कंप्लेन नहीं किया तो हमारे को एक किताब मिलेगी। और छोटे छोटे बच्चे हमारे को 5 to 7 किलोमीटर्स पापा रोज चलाते थे, और रिवॉर्ड में एक किताब और एक आइस टी मिलती थी। बट फिर एक जर्नी आपकी अपनी डिस्कवरी की शुरू होती है। ये तो वो था जो पापा ने इंट्रोड्यूस किया। फिर धीरे धीरे जब मैं बुक शॉप्स में जाने लगी तो मेरा ना एक बड़ा स्ट्रेंज तरीका है किताबों को चुनने का। जब मैं बुक शॉप में घुसती हूँ तो मैं किसी एक टाइटल को मन में लेके नहीं घुसती, किसी एक मंशा से नहीं घुसती, किसी एक लिस्ट के साथ नहीं घुसती। मैं अंदर जाती हूँ, एक कोने में खड़े होके आंखें बंद करती हूँ, लंबी सांस लेती हूँ और आंखें खोलती हूँ, और जहाँ की नजर गिरती है वहां पर किताब चुन लेती हूँ कि कोई भी उठा लेती हूँ। एंड 99 times out of 100 I have picked the right book for myself. अच्छा, इसमें एक और अच्छी चीज और है किताब में, मैं देख रहा था कि जो उसकी प्रस्तावना है वो हम सबके पसंदीदा, हम बहुत पसंद करते हैं और बहुत पढ़ते हैं, उनको सुनते हैं। अशोक चक्रधर जी ने लिखी है। तो क्या था आपका अनुभव, कैसा रहा? आपने बात की, इन कविताओं पे परिचर्चा हुई, किस तरीके का इन पर्सन एक्सपीरियंसेस इन कविताओं को लेके उनके साथ किस तरीके से था आपका? अशोक चक्रधर जी ना हमारे बहुत पुराने मित्र भी हैं, और उनकी कविताओं को मैं बहुत पहले से बहुत पसंद करती हूँ। एक रात वो एक्चुअली हमारे घर डिनर के लिए आए, और उस रात मैं घर में नहीं थी। मैं किसी कॉन्फ्रेंस के लिए गई हुई थी, तो उन्होंने उस दिन बहुत सारी कविताएं पढ़ी। तो एज ए पनिशमेंट मैंने उनको कहा कि आपने मेरी एब्सेंस में वो सब कविताएं पढ़ी, तो आपको मेरे को एक कविता मुझे सुनानी पड़ेगी। और उन्होंने मुझे एक कविता ऐसी सुनाई जिसमें जल से जल, मतलब जलना भी और जल से जलन को खत्म करना भी, उनकी बहुत ही सुंदर कविता है। और उस कविता को सुन के मुझे पहली बार लगा कि शायद मैं भी हिंदी में लिखना चाहूंगी। और फिर मैंने थोड़ा थोड़ा, कभी 2 लाइनें इधर, कभी 2 लाइनें उधर, डायरी में शुरू से लिखती थी, हिंदी में लिखना शुरू किया। और फिर कार्तिक जो पब्लिशर है, कार्तिक को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ, तो कार्तिक के साथ हमेशा ये होता था, उसने कुछ बोला मैंने उसका जवाब दिया, कभी फेसबुक पर, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी इन पर्सन। तो उसने कहा मैम हिंदी आप लिख सकते हो, और आप बहुत सुंदर लिखते हो, तो लिखो। तो पहले सिर्फ था कि लिखो, फिर लिखते लिखते उसने कहा अब अगर 35-40 पोएम्स हो गई तो हम निकालेंगे। तो इस किताब की कहानी ये है। ओके, इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं आपकी कविताओं में आता हूँ। आपकी सबसे पसंदीदा कविता इसमें कौन सी है इस किताब में? एक कविता चुनना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी पसंदीदा कविता इत्यादि है।
सुनना चाहेंगे बिल्कुल। इत्यादि उस टाइम पर लिखी थी जब मेरी जिंदगी में बहुत कुछ बदल रहा था। 25 साल मैंने एक ही अस्पताल में काम किया और सडनली ऐसा लगा कि अब कुछ बदलना पड़ेगा, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद दैट डिपार्टमेंट। तो चेंज बहुत ड्रास्टिक था, एक अंत था लेकिन एक शुरुआत भी थी। तो इत्यादि में कुछ थोड़ा सा डेप्थ भी है, थोड़ा दर्द भी है और थोड़ा होप भी है। सो इट गोज समथिंग लाइक दिस। इत्यादि। कल रात मैं चांद भी था, मैं ही था अंधकार भी। सुबह है अब, उजाला हूं मैं आज, और हूं मैं ही आकाश भी। आकाश है नीला लाल वहां, नजर मेरी पहुंचती देखती जहां। अंत से आरंभ तक, प्रारंभ से प्रारब्ध तक। रुकती नहीं जो इति पर, जाती जो आदि से भी आगे। जहां बंधे काल के जीवन के, तेरे मेरे हमारे हर सपने के धागे। सपना तो अपना है, इस पर क्यों लगाएं लगाम। 2 4 10 से क्या बनता है, चलो लगाएं एक ऊंची छलांग। इति से आदि तक और फिर आदि से अंत के आगे, जहां बंधे उन सपनों के धागे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। मैं आपसे बात कर रहा था अभी ऑफलाइन, तो आपने बताया कि इसमें एक किताब में आपकी एक और पसंदीदा कविता है नायिका। इसका शायद टाइटल पूरा है नायिका हो तुम। तो अगर वो भी आप जो भी दर्शक हैं उनके लिए साझा कर पाए, सुना पाए। ये एक्चुअली कार्तिक को बहुत पसंद है। ओके, हाँ। और हमारा आपस में थोड़ा सा झगड़ा भी हुआ कि किताब का नाम नायिका होना चाहिए या इत्यादि। आई वन बट नायिका हो तुम मेरी सब सखियों को समर्पित। नायिका हो तुम, जो चाहो वो करो। उठो बैठो चलो दौड़ो, या बस बैठे बैठे धूप में आसमान हाथ से निचोड़ो। पढ़ो लिखो बनो विद्वान, या तलो फिर पुराने वही पकवान। चाहो तो बस खड़े खड़े उड़ाओ दिल के ख्याली विमान। जो करना है करो, जो छोड़ना है छोड़ दो उसे। जो पकड़ना है जकड़ लो उसे कस के। आज दुनिया है इन कंधों पर, थक गई हो तो इन्हें भी झंझोड़ो। जो ना रास आए उसे वहीं कहीं छोड़ो। नायिका हो तुम, जो चाहो वो करो। बहुत शानदार है। अच्छा मैम, अगर आप इस किताब के लेखक नहीं होती, लेखिका नहीं होती, अगर आपने ये किताब पढ़ी होती तो, और आपको किसी मित्र को अपने रिकमेंड करनी होती है किताब की, आपको ये किताब पढ़नी, तो उसके क्या कारण होते हैं? आपके पाठकों को ये किताब क्यों पढ़नी चाहिए? इंटरेस्टिंगली पिछले ये 24 जुलाई को मेरे पास आई, और 24 जुलाई से मेरे कुछ पुराने दोस्त कलीग्स जब भी मेरे से मिलने आए ना, तो हर एक के लिए एक डिफरेंट कविता मुझे उस टाइम स्पॉन्टेनियसली स्ट्राइक की। ये हमारी रोज की भावनाओं की एक माला है। और किसी भी कविता में जहां भी थोड़ा सा दर्द है वहां फिनिश होप से ही होती है। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि जिसको भी मैंने दी है, अब लास्ट मैंने जिसको दी थी उसका आज सुबह मुझे मैसेज आया कि इसको तो धीरे धीरे पढ़ पढ़ के गुड़ना पड़ेगा। सो दिस इज अ बुक विच छोटी सी है, पर्स में जा सकती है, और जहां लगे कि जैसे मैंने कहा ना कि मेरी एटलस श्रग थी, ये किसी की बिल्कुल वो वाली किताब बन सकती है। एक इसमें आजकल मेरी माँ थोड़ी सी बेड रिडन है, बीमार हैं, तो मदर्स डे पर ये वाली पोएम मैंने डॉक्टर्स की एक मीटिंग में पढ़ी थी। और मैं तो रोई पड़ी
पर पूरा हॉल रो पड़ा। ये हमारी ना रोज की इमोशंस हैं ये, और आपकी मेरी सबकी जिंदगी में होती हैं। बिल्कुल। छोटी 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 चीजें, रसोई में क्या होता है, घर में क्या होता है, गोद में क्या होता है। तो और जिनकी माँ नहीं है अब, वो ज़्यादा रोते हैं। जिनकी हैं उनको फिर से एक बारी याद आ जाता है कि हमने उनको फ़ोन नहीं किया था। करना चाहिए उनको रिकॉल, मतलब के लिए किताब है कि आप जब कॉल करते हैं कि तो कविता को पढ़ने के बाद। हाँ। अच्छी चीज़ है जी। हम सुनना चाहेंगे कविता आपसे, माँ वाली। माँ रोना मत। जी कोशिश करेंगे जी। माँ, माँ तू कुछ रूठी सी है, नाराज है आज। माँ आ भी जा, आ सिर पर रखते फिर वही हाथ। आ ना माँ फिर रसोई में, उस पुरानी दुनिया खोई में, जहाँ चूल्हा अभी गर्म था, पराठा आलू का भी नर्म नर्म था। तेल में तिल मिलाता था हींग और जीरा, खाते थे हम ताज़ा कटा प्याज और खीरा। आजा ना माँ तेरी याद आई है, दिन सूना बिन तेरे रात गहराई है। आ दे वही गोद फिर से, दे मेरा दिल सहला। दुनिया के शोर में हूँ आज मैं कुछ दहला दहला। आ ना माँ याद के साथ तू भी तो आ जा, बना दे फिर मुझे उस अपने सपने की दुनिया का राजा। आजा ना माँ तू भी आ ना, अकेले तेरी याद में ना है कोई संगीत ना ही कोई गाना। आजा माँ तेरी याद आई है, दिन सूना तेरे बिन रात गहराई है। बहुत मार्मिक कविता है। हम क्या आपके पाठकों को अब आगे क्या पढ़ने को मिलेगा इस किताब के बाद में, इत्यादि के बाद अब क्या? अभी ना 3-4 दिन पहले मैंने कहीं एक लाइन पढ़ी, और मेरा कविता लिखने का शायद सिस्टम थोड़ा सा अलग है। वो लाइन थी, रावण सबके मन में है, राम अब भी वन में है। तो मैंने उस लाइन को अपनी जर्नल में लिख दिया, और अभी आते 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 उस 2 लाइन के आगे 4 लाइन और लिख के एक पोएम की शुरुआत हो गई। अरे वाह, शानदार। जब मेरी बेटी 11वीं क्लास में थी तो उसके फिजिक्स के टीचर ने मेरे को बोला था, प्रत्यक्ष ना मांगे प्रमाण मैडम, आप मत चिंता करिए, बहुत अच्छा करेगी। मुझे वो प्रत्यक्ष ना मांगे प्रमाण इतना अच्छा लगा था कि मैंने उसको भी इसी तरह कहीं पर लिख के छोड़ दिया था। और पहली कविता शायद प्रत्यक्ष भी मांगे प्रमाण है, प्रत्यक्ष का प्रमाण। सो शायद एक और कलेक्शन लाएंगे हिंदी पोएम्स की। एक जो मेरी सेकंड नॉवल थी उसका सीक्वल मेरे दिमाग में बहुत टाइम से घूम रहा है, पर लिखने का समय नहीं लगा। शायद वो आएगा। बिल्कुल। और जो भी पाठक हैं, जो भी दर्शक हैं, आपकी आने वाली अगली किताबों का इंतजार रहेगा। और जिन्होंने भी इत्यादि नहीं पढ़ी है तो मुझे लगता है ऑनलाइन शायद अवेलेबल होगी, खरीदिए, पढ़िए, और इसका रिव्यू, जो फीडबैक है, कैसी लगी आपको कविताएं, वो जरूर पहुंचाइए। क्योंकि किसी भी लेखक के लिए सबसे जो बड़ा प्रोत्साहन होता है वो किताब का जो रिव्यूज होते हैं, वो किसी भी प्लेटफॉर्म में हो सकते हैं, इन पर्सन हो सकते हैं। तो रिव्यू जरूर दीजिए आप किताब को पढ़ने के बाद में। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला है, किताब के आसपास इर्द गिर्द अच्छी बातचीत हुई, और जो भी आपके पाठक हैं आपके बारे में, किताब के बारे में, उनको जानने को मिला। थैंक यू सो मच।